हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी हमारा। आज हिंदी का जो है सुपर टेक में हिंदी का पहला क्लास है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं हम इसमें कि कौन कौन से चैप्टर हम जो है हिंदी वर्णमाला में पहले देखते हैं हम कौन कौन से चैप्टर सीरियल वाइज हम हिंदी में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहला है हमारा जो है वर्णमाला। वर्णमाला है। दूसरा है पढ़ेंगे जो हम संधि। तीसरा है हमारा रस। उसके बाद है अलंकार। पांचवा है छंद। छठा है वाक्य शुद्धि। सातवां है समास। आठवां है संज्ञा और नौवां है सर्वनाम। उसके आगे है विशेषण। उसके आगे क्रिया। उसके आगे अव्यय। उसके आगे काल और लिंग और वचन। उसके बाद है कारक। और उसके बाद जो पढ़ने वाले हैं हम लोकोक्तियां एवं मुहावरे। उसके बाद है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण। उसके बाद है विलोम शब्द। उसके बाद तत्सम तद्भव। उसके बाद है वर्तनी। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द। उसके बाद है अनेकार्थ शब्द। उसके बाद है उपसर्ग एवं प्रत्यय। बस अगला नंबर है विराम चिन्ह। उसके बाद है वाच्य पढ़ेंगे। उसके बाद है समरूपी भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। उसके बाद है हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। उसके बाद है हिंदी भाषा में पुरस्कार पढ़ेंगे। तो ये पढ़ेंगे हम। सीरियल वाइज चैप्टर के नाम हमने लिख दिए हैं। इस वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णमाला के बाद सीरियल वाइज जैसे चैप्टर पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा जो है वर्णमाला। वर्णमाला में आज हमारा पहला क्लास है। पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे हम आगे देखते हैं क्या हिंदी की उत्पत्ति। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई इसको देखते हैं। और ये हमारा पहला क्लास स्टार्ट है। तो हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई देखते हैं। हिंदी को सिंधु कैसे कहा जाने लगा और किसने कहा। तो हिंदू को सिंधु किसने कहा। हिंदू को सिंधु जो है ईरानियों ने कहा। ईरानियों ने क्यों कहा, क्योंकि ईरानी लोग जो थे वो सा को जो है हा पढ़ते थे। सा को हा पढ़ने के कारण सिंधु से हिंद बना और हिंद से ईरानियों के द्वारा कहा गया। सिंधु को हिंदू कहते थे और हिंदू से ईरानियों द्वारा सा को हा कहा गया, इसलिए हिंद बना जो है। तो हिंदी को हिंदी से सिंधु से हिंद बना, हिंदू से जो है हिंद बना। ईरानियों द्वारा सा को हा पढ़े जाने के कारण हिंद बना। उसके आगे देखते हैं इसकी उत्पत्ति की गई लगभग। इसकी उत्पत्ति जो हुई वो हुई हमारे 1000 ईसा पूर्व के करीब। इसकी उत्पत्ति जो हुई वो हुई हमारे 1000 ईसा पूर्व के करीब हुई। और दूसरा पॉइंट है हमारा एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है अलबरूनी। अलबरूनी नाम था जिनका नाम अलबरूनी था। उन्होंने अपनी पुस्तक में हिंद शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी पुस्तक जो उन्होंने लिखी, अलबरूनी साहब ने जो अपनी इतिहासकार थे, वो अपनी पुस्तक जो उन्होंने लिखी, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में हिंद शब्द का पहली बार प्रयोग किया। उसके बाद है इनके ग्रंथ का जो नाम है वो देखते हैं क्या नाम है इनके ग्रंथ का। किताब उल हिंद नाम था। उनके अलबरूनी साहब के ग्रंथ का क्या नाम था, किताब उल हिंद था। उसके आगे देखते हैं वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ड तथा माला। वर्ड का अर्थ है अक्षर और माला का अर्थ है समूह या समुदाय। समूह या समुदाय। वर्ड जो है, वर्ड देखते हैं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। वर्ड जो है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। वहीं ध्वनि जो है भाषा की सबसे मौखिक इकाई होती है। ध्वनि भाषा की सबसे मौखिक इकाई होती है। उसके आगे देखते हैं हम हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कुछ पॉइंट हमने जानकारी के लिए लिख दिया है।
इसको अलग से हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है हमारा 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा मनाया जाता है वो 10 जनवरी को। और उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। उसके आगे देखते हैं वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या जो है वो है हमारी 52 वर्णों की संख्या है। तो देखते हैं कैसे 52 है, किस किस वर्ण को जोड़ करके 52 कैसे हुआ। तो स्वर जो है हमारे वो 11 हैं, और स्पर्श व्यंजन जो है वो 25 हैं, ऊष्म व्यंजन जो है वो 4 हैं, अंतःस्थ व्यंजन जो है 4 हैं, संयुक्त व्यंजन जो है 4 है, और द्विगुण व्यंजन जो है 2 है। आयोग व हमारा जो है उनकी संख्या 2 है। तो सब मिला करके हमारा संख्या क्या हुई, 52 हुई यहाँ पर। इसलिए वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की जो संख्या हुई हमारी वो 52 हुई सब टोटल करके। आगे है अगला पॉइंट, देखते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या क्या है। देखते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो वर्णों की संख्या है वो है हमारी 46 है वर्णों की संख्या। यह है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। 46 कैसे है देखते हैं। इसमें जो माने हैं इन्होंने, कामता प्रसाद गुरु जी ने जो माना है वो माना है 13 स्वर प्लस 33 व्यंजन। 13 स्वर प्लस 33 व्यंजन माने हैं इन्होंने। और इसमें जो है 33 व्यंजन माने हैं। 13 स्वर कैसे हो गया, 11 स्वर होते हैं, और जो ये 2 प्लस किए हैं इन्होंने, 2 प्लस जो किए हैं वो प्लस किए हैं, आयोगवाह प्लस किए हैं, आयोगवाह प्लस किए हैं इन्होंने। उसके बाद आयोगवाह में जो है अंक और आहा ये दोनों 11 में प्लस कर दिए तो हो गया हमारा 13 स्वर मान लिए हैं। और 33 व्यंजन कैसे हो गया, 33 व्यंजन में जो है 25 जो है स्पर्श व्यंजन माने हैं, 4 जो है ऊष्म व्यंजन माने हैं, और 4 अंतःस्थ व्यंजन माने हैं। तो 33 इस वजह से 33 व्यंजन माने हैं। व्यंजन माने हैं कौन, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार जो है माना गया है ये। उसके बाद देखते हैं उदय नारायण तिवारी के अनुसार जो वर्णों की संख्या मानी गई है ये कितना माने हैं। तो उदय नारायण तिवारी जी के अनुसार जो वर्णों की संख्या है हमारी वो है 51 मानी गई है। इन्होंने 51 माना है। इन्होंने कहा है री को इन्होंने अनावश्यक माना है। री को ये अपने वर्णों में शामिल नहीं करते हैं, संख्या में शामिल नहीं किए हैं। इन्होंने कहा है री को अनावश्यक माना है। और उसके बाद देखते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं देखते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या है देखते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे एक संधि विच्छेद देखते हैं इसमें, परोपकार। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लिए हम परोपकार। परोपकार का अगर संधि विच्छेद करेंगे हम तो होगा पर प्लस उपकार। अब पर रा के पीछे स्वर निकला हमारा आ, उसके बाद ऊ तो है ही, और आ और ऊ मिलाकर जो बनेगा हमारा यहाँ पर ओ का निर्माण होगा। आ और ऊ को अगर हम प्लस करेंगे तो ओ का निर्माण होगा, तो हमारा बनेगा क्या शब्द, परोपकार। दूसरा देख लेते हैं, जैसे रा। रा हमारा जो है व्यंजन है। अब रा के पीछे जो स्वर निकला वो निकला हमारा आ। तो इसका मतलब है कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता लेकर के बोले जाते हैं। और उसके बाद देखते हैं, अब हम स्वर को देखते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है। स्वर की संख्या जो है 11 होती है। देखते हैं इनकी संख्या, मतलब इनके वर्ड कौन कौन से आते हैं। स्वर के 11 वर्ड जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये 11 वर्ड जो हैं स्वर के हैं। स्वर की संख्या 11 है तो ये 11 वर्ड
हैं उनके। अगला देखते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या है हमारी वो है 10। 10 देखते हैं कौन कौन से वर्ड आते हैं इसके अंतर्गत। आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये 10 वर्ड जो आते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखते हैं हम स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण के अंतर्गत देखते हैं हम पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा मूल स्वर। मूल स्वर का क्या मतलब है। मूल स्वर के अंतर्गत देखते हैं जिन स्वरों का निर्माण एक खंड से हुआ हो। जिन स्वरों का निर्माण एक खंड से हुआ है उसे हम मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो है 4 है। इनकी संख्या 4 है। वो कौन कौन सी है देखते हैं। आ ई उ और री। आ ई उ और री है, इनकी संख्या 4 है। और इसे हम प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं। और इसी को हम प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं। और दूसरा देखते हैं यहाँ पर लिखा है हमने इसके अंतर्गत दूसरा जो प्रकार है हमारा, दूसरा है हमारा संधि स्वर। संधि स्वर मतलब मेल या जोड़। मेल या जोड़ देखते हैं इसके अंतर्गत परिभाषा। जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड से हुआ है। जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड से हुआ है उसे हम संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार हैं। पहला है सजातीय, दूसरा है विजातीय। सजातीय स्वर देखते हैं पहले। सा का मतलब होता है समान, जातीय का मतलब होता है जाति। दोनों प्लस करके समान जातीय बना है। ठीक है। इसके अंतर्गत जो वर्ड आते हैं समान जातीय के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं देखते हैं। आ ई उ आते हैं। तो आ जो है आ प्लस आ से मिलकर बना है। ई जो है ई प्लस ई से मिलकर बनी है। और उ जो है उ प्लस उ से मिलकर बना है। इसी को हम जो है मूल दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं या सजातीय स्वर को हम मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। और विजातीय स्वर देखते हैं। विजातीय स्वर देखते हैं तो विभिन्न जाति, वि मतलब विभिन्न, जातीय मतलब जाति, विभिन्न जाति। इसके अंतर्गत देखते हैं कौन 4 वर्ड आते हैं। ये हैं ए ऐ ओ और औ। ए जो है किन वर्डों से मिलकर बना है देखते हैं। तो ए जो है हमारा आ प्लस ई से मिलकर बना है। आई जो है आ प्लस ए से मिलकर बना है। ओ जो है आ प्लस उ से मिलकर बना है। और औ जो है आ प्लस ओ से मिलकर बना है। इसी को ही संयुक्त स्वर कहते हैं या फिर विजातीय स्वरों को ही हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं या संयुक्त स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं हम आगे क्या है। कुल स्वरों के प्रकार हेडिंग देखते हैं। कुल स्वरों के प्रकार। तो कुल स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। कुल स्वर जो होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं। पहला है हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर इसमें क्या है परिभाषा देखते हैं इसकी। कम समय में बोले जाने वाले वर्ड। कम समय में बोले जाने वाले वर्ड या फिर जिसमें एक मात्रा का समय लगता है वह हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिन वर्डों को बोलने पर हमें सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है उसे भी हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो है 4 होती है। कौन कौन से वर्ड हैं। तो ये हैं आ ई उ और री। उसके बाद देखते हैं दूसरा है हमारा जो है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे या फिर हम कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है या फिर 2 मात्राओं का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है वो 7 होती है।
आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या 7 होती है, ये है। अगला है तीसरा हमारा क्या है, पुलुत स्वर। पुलुत स्वर क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व व दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय में हो। कहने का मतलब है ऐसे जिन स्वरों का उच्चारण करने पर हमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वरों से ज्यादा अधिक समय लगे, उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, जैसे ओम लिखा है। उसके बाद अगली हेडिंग देखते हैं हम, मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा ह्रस्व स्वर, जिसको हम लघु कहते हैं। अच्छा, लघु किसमें होता है, दोहा और चौपाई छंदों में जो है प्रयोग होता है। ह्रस्व स्वर को जो है लघु कहते हैं, और लघु रूप में जो है संकेत द्वारा जो लिखा जाता है, जैसे दोहा वहा में इनका चिन्ह जो होता है, संकेत जो होता है लघु का, एक जैसा होता है। एक नंबर 1 ऐसे ही लिखा होता है, खड़ी पाई की तरह जो है संकेत होता है इसका लिखने पर। इनकी संख्या जो है 4 होती है ह्रस्व स्वर की। और दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर, जिसको हम गुरु कहते हैं। गुरु कहते हैं, इसका संकेत जो होता है ऐसे यशनुमा होता है। इसका संकेत जो होता है, इसकी संख्या जो है 7 होती है। अगली हेडिंग देखते हैं, जीभ के आधार पर वर्गीकरण। जीभ के आधार पर वर्गीकरण जो है हमारा वो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं हमारे जीभ के आधार पर वर्गीकरण। पहला देखते हैं अग्रस्वर। पहला अग्रस्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग, कहने का मतलब आगे का भाग, कार्य करता हो। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का हमारे आगे का हिस्सा कार्यरत हो, यानी कि काम करता हो बोलने में, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। जैसे कि इनकी संख्या जो है 4 है। ई, ए, ऐ, ये 4 है इनकी संख्या। ये है अंक, वर्ड जो है। दूसरा है हमारा मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का हमारे बीच का हिस्सा कार्यरत हो, यानी कि काम करता हो, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। ये होते हैं केवल आ होता है आ, और इसे उदासीन स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम मध्य स्वर को उदासीन स्वर के नाम से भी जानते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों पेपर में, इसलिए इसको हम ध्यान रखेंगे। उदासीन स्वर भी कहा जाता है किसको, मध्य स्वर को। अगला देखते हैं, तीसरा है हमारा पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का हमारे पीछे का हिस्सा कार्यरत हो। पश्च स्वर क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का हमारे पीछे का हिस्सा कार्य करता हो या कार्य कर रहा हो, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। ये देखते हैं वर्ड क्या क्या आते हैं इसमें, कौन कौन से, आ, उ, ओ, औ, और आगत ध्वन जो है इसमें अपवाद के रूप में पूछ लिया जाता है, तो आगत ध्वन भी जो है, आगत स्वर भी इसमें आता है। अगली हेडिंग हमारी, उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर कितने स्वर होते हैं। उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो वो होते हैं 2। ये वाली देखते हैं, उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, तो हमारे 2 होते हैं। पहला है हमारा आवृत्तमुखी स्वर। इसमें क्या है, होंठ गोलाकार ना हो, ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे होंठ जो है गोलाकार स्थिति में ना हो, उसे हम आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ये वर्ड है, देखते हैं, आ, ई, ए, ऐ। और दूसरा है हमारा वृत्तमुखी स्वर। ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा होंठ जो है गोलाकार स्थिति में हो, उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इसमें जो वर्ड आते हैं देखते हैं, उ, ओ, औ। अगली हेडिंग हमारी, मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर। मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर जो होते हैं हमारे
स्वर वो होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के स्वर होते हैं। तो पहला देखते हैं हम समवृत्त स्वर। समवृत्त स्वर ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा होंठ जो है पूरी तरीके से गोलाकार स्थिति में हो, वो समवृत्त स्वर कहलाते हैं। तो वो है हमारे ओ ऊ ई। अच्छा, याद रखने के लिए हम इसको ट्रिक है उई के रूप में भी याद रख सकते हैं। और दूसरा है हमारा अर्ध समवृत्त स्वर। अर्ध समवृत्त स्वर ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय, ऐसे स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा होंठ आधा खुला हो, उसे हम अर्ध समवृत्त स्वर कहते हैं। तो वो है वर्ड हमारे कौन से, देखते हैं। ओ ए, ओ ए है ओए। जैसे किसी ओए ट्रिक के रूप में हम ओए याद रख सकते हैं। जैसे किसी को हम कह दें, कोई जा रहा है, पुकारने पर ओए कह के पुकार सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। तीसरा है हमारा विवृत स्वर। विवृत स्वर मतलब ऐसे स्वर का उच्चारण करते समय हमारा मुख जो है हमारा होंठ जो है पूरी तरीके से गोलाकार स्थिति में खुला हो, उसे हम विवृत स्वर कहते हैं, जैसे आ। और चौथा है हमारा अर्ध विवृत स्वर। ऐसे वर्णों या ऐसे स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख जो है आधा खुला हो, ऐसे वर्ण को हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। इनमें वर्ड जो आते हैं, देखते हैं, आ, ए, औ और आगध्वन, ये अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगली हेडिंग देखते हैं अपनी, वो है कंठ स्वर। कंठ स्वर क्या होता है, देखते हैं इसको, परिभाषा इसकी। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को स्पर्श करता है। जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को स्पर्श करता है, उसे कंठ स्वर कहते हैं। कौन कौन से वर्ड आते हैं कंठ स्वर के अंतर्गत, देखते हैं। ये है आ, 2 वर्ड आते हैं। अब देखते हैं तालव्य स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। जो वर्ड तालु से बोले जाते हैं उसे तालव्य स्वर कहते हैं। कहने का मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करने पर ताल जो है कार्यरत हो, तो वो हमारे तालव्य स्वर कहलाते हैं। ये वर्ड है ई और ई। मूर्धन्य स्वर देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हमारे मूर्धा स्पर्श करता हो उस वर्ड का उच्चारण करने पर हमारे, तो वो है मूर्धन्य स्वर। ये है वर्ड है इसका री। और ओष्ठ ये स्वर देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हमारा ओष्ठ कार्यरत हो, उसे ओष्ठीय स्वर कहते हैं। तो वो है हमारा वर्ड उ और उ। अगला है कंठोष्ठीय स्वर। कहने का मतलब जिन वर्णों का या जिन स्वरों का उच्चारण करने पर हमारा कंठ और ओष्ठ दोनों कार्यरत हों या दोनों उच्चारण करने पर स्पर्श होते हों, तो उसे कंठोष्ठीय स्वर कहते हैं। ये है वर्ड ओ और औ। अगला है कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर ऐसे स्वरों का उच्चारण करने पर जो जीभ हमारा कंठ और तालु दोनों को स्पर्श करती है, तो ऐसे वर्ड को हम कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। ये है हमारे ए और आई। उसके बाद है प्राकृतिक स्वर किसको कहते हैं। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं प्राकृतिक स्वर किसको कहते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं प्राकृतिक स्वर में। तो ये आते हैं आ, ई और उ। ये तीनों प्राकृतिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। उदासीन स्वर किसको कहते हैं, देखते हैं। उदासीन स्वर क्या है। उदासीन स्वर जो है हमारा केवल आ आता है। उदासीन स्वर में आ आता है। व्यंजन आज पढ़ेंगे, तो परिभाषा देखते हैं व्यंजन की क्या है। तो जो वर्ड स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ड स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का वर्ड अगर हम लेते हैं
तो का अगर संधि विच्छेद करेंगे हम तो का प्लस आ निकलेगा। तो आ जो निकला है वो हमारा स्वर है और जो का है वो हमारा व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है? जो वर्ड हमारे शरीर के अंगों को स्पर्श करके बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो वर्ड हमारे शरीर को या फिर मुख को, अंगों को, जो वर्ड हमारे शरीर के अंगों को स्पर्श करके बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे स्पर्श मतलब छूना, शरीर के अंगों को स्पर्श मतलब छूकर गुजरने वाले वर्ड। तो जैसे इसमें क्या है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है वो हमारी 25 मानी गई। संख्या जो मानी गई है हमारी वो मानी गई है 25। उसके बाद देखते हैं उच्चारण के आधार पर कितने स्वर हुए, कितने व्यंजन हैं हमारे। उच्चारण के आधार पर कितने व्यंजन हैं? तो उच्चारण के आधार पर हमारे 27 व्यंजन हैं। देखते हैं इसमें 27 कैसे हो गए। तो द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसमें दोनों जोड़ दिए गए हैं, इसलिए 25 से 27 हो गए हैं। कौन कौन से हैं? डा और ढा, ये द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन इसको कहते हैं। डा और ढा को इसमें प्लस कर दिया गया है, इसलिए ये उच्चारण के आधार पर 27 व्यंजन हो गए हैं। अब देखते हैं कंठीय व्यंजन। कंठीय व्यंजन क्या है? कंठीय व्यंजन का वर्ग का होता है। जितने भी का वर्ग के वर्ड होते हैं वो सब कंठीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हमारे जीभ का पिछला हिस्सा कंठ को छूता हुआ या उसे स्पर्श करता हुआ ध्वनि जो है स्पर्श करते हुए ध्वनि बाहर निकलती है उसे हम कंठीय व्यंजन कहते हैं। या फिर जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है उसे कंठीय व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। और दूसरा है हमारा तालव्य व्यंजन। ये 4 वर्ड के जितने भी वर्ड आते हैं ये सब तालव्य व्यंजन वर्ड के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं इसकी परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उसे हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे चा, छा, जा, झा, इया। इसे हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है हमारा मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन इसके अंतर्गत जितने भी टा वर्ग के वर्ड आते हैं सब मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी मूर्धा कार्यरत हो उसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे टाठा, डाढ़ा और ड़ा। टाठा, डाढ़ा और ड़ा। इसमें जो है चौथा वाला देखते हैं हमारा दंतीय व्यंजन। दंतीय व्यंजन में ता वर्ग के जितने भी वर्ड आते हैं सब दंतीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का अग्रभाग, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का अग्रभाग हमारे ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है। जीभ का अग्रभाग हमारे दांतों को, ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है उसे हम दंतीय व्यंजन कहते हैं। जैसे ता, था, दा, धा और ना। इसके आगे है लुंठित व्यंजन या प्राकंपित व्यंजन। लुंठित व्यंजन या प्राकंपित व्यंजन के अंतर्गत देखते हैं क्या है परिभाषा। जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कंपित होती है या कंपित है उसे लुंठित या प्राकंपित व्यंजन कहते हैं। जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है
उसे लुंठित या प्राकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे रा, जैसे रा। उसके आगे है पार्श्विक व्यंजन। क्या है पार्श्विक व्यंजन? देखते हैं। जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है। जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है उसे, और श्वास वायु बगल से प्रवाह हो जाती है, और श्वास वायु बगल से प्रवाह हो जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ला, जैसे ला। अगला है काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण क्या है देखते हैं। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकल जाती है, उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। जैसे हा, जैसे हा। आगे है 12 खड़ी। 12 खड़ी क्या है देखते हैं। किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं री को अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को, री को अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को 12 खड़ी कहा जाता है या कहते हैं। 12 खड़ी कहते हैं। जैसे कम कहा, कक्का, की, कु, कु, के, कै, को, काउ। अच्छा, पेपर में जो है पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये कम और कहा, कम कहा, ये जो है क्वेश्चन वर्डों के पीछे रहते हैं या फिर वर्डों के आगे लिखे होते हैं। तो दोस्तों ये दोनों वर्ड जो है सभी वर्ड के आगे लिखे होते हैं, इसलिए यही वाला सब ऐसे ही लिखा जाता है। यही वाला ऑप्शन सही लगाइएगा, क्योंकि ये वर्ड कभी पीछे नहीं लिखे जाते हैं। बलाघात। बलाघात क्या है? शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर या वाक्य बोलते समय, शब्द बोलते समय या अक्षर विशेष पर वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल दिया जाता है, शब्द विशेष पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं, उसे बलाघात कहते हैं। जैसे भारत माता की जय। तो यहाँ पर जो जय है सबसे आखिरी वाले शब्द पर जो है बल दिया गया है, और इसी को ही हम स्वराघात के नाम से भी जानते हैं। बलाघात को स्वराघात के नाम से भी जानते हैं। अगला है हमारा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है देखते हैं। यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखते हैं। जैसे दिल्ली, बिल्ली, सत्ता, अड्डा, कलकत्ता आदि शब्द होते हैं जो द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला है अनुतान। अनुतान क्या है देखते हैं। भाषा को बोलने में जो आरोह अवरोह का प्रयोग हो, भाषा को बोलने में जो आरोह अवरोह का प्रयोग हो उसे अनुतान कहते हैं, उसे अनुतान कहते हैं। जैसे हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार आदि शब्द आते हैं। आगे देखते हैं मात्रिक शब्द। मात्रिक शब्द क्या है? बिना मात्रा, जो मात्रा से शब्द का जिन मात्रा होते हैं, जिन मात्राओं से शब्दों का निर्माण होता है या मात्रा लगाकर जो शब्द लिखे जाते हैं उसे मात्रिक शब्द कहते हैं। जैसे कारखाना, गणेश आदि शब्द आते हैं। और अमात्रिक शब्द देखते हैं जिन वर्णों को लिखते समय मात्राओं को नहीं लगाया जाता है उसे अमात्रिक शब्द कहते हैं। जैसे बिना मात्रा वाले शब्द लिखे गए हों ऐसे। जैसे कमल, कलरव, अमन, अजय,
आदि शब्द आते हैं। इसके आगे देखते हैं, हमारा अगला नंबर है ओष्ठीय व्यंजन। ओष्ठीय व्यंजन क्या होते हैं देखते हैं। ओष्ठीय व्यंजन पा वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं, पा वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं हमारे, सब ओष्ठीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण होठों से होता है उन्हें ओष्ठीय व्यंजन कहा जाता है या कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण होठों द्वारा होता है उसे हम ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं। जैसे पा, फा, बा, भा और मा। उसके आगे देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक होता है, नासिक होता है। जैसे ड़ा, इया, ड़ा, ना और मा। और दूसरा देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, इनकी परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले उसे हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे या, वा और ला और रा। संख्या इनकी 4 होती है। या, वा, ला, रा, इनकी संख्या 4 होती है। या और वा को हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं और या, वा को ही हम संघर्षहीन के नाम से भी जानते हैं, संघर्षहीन व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अगला है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से समान मात्रा में वायु बाहर निकले। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से हमारे समान मात्रा में यानी कि बराबर मात्रा में वायु बाहर निकले उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे देखते हैं सा, सा और हा। इसको हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के मेल से मिलकर बने हों उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के मेल से जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बने हों उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखते हैं छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। छा किन वर्णों से मिलकर बना है? का प्लस सा से मिलकर बना है छा। त्रा जो है ता प्लस रा से मिलकर बना है। ज्ञा जो है जा प्लस इया से मिलकर बना है। और स्रा जो है सा प्लस रा से मिलकर बना है। इनकी संख्या जो है 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। अगला है हमारा द्विगुण व्यंजन या उपक्षिप्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन या उपक्षिप्त व्यंजन, इनकी संख्या भी जो है 2 मानी गई है, 2 है। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हमारे जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरती है उसे हम द्विगुण या उपक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे डा और ढा, डा और ढा, इनकी संख्या जो है 2 है। उसके आगे देखते हैं हम आयोगवाह व्यंजन। आयोगवाह व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनकी परिभाषा पहले देखते हैं। जो वर्ण आ के योग से बने हैं, जो वर्ण आ के योग से तो बने हैं किंतु व्यंजन की तरह अर्थ प्रकट करते हैं, किंतु व्यंजन की तरह अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम आयोगवाह व्यंजन कहते हैं। जैसे अंक और आहा। जैसे अंक और आहा, इनका चिन्ह जो है अंक का ऐसे लगता है और आहा का ऐसे लगता है। इसको जो है हम अनुस्वार या विसर्ग के नाम से जानते हैं। अगला जो है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन देखते हैं क्या होता है। आगत व्यंजन
ऐसे शब्द के जा और फा, जैसे मान लेते हैं जा फा के नीचे जो गुंदा रखा जाता है उसे हम आगत व्यंजन के नाम से जानते हैं। जा और फा के नीचे जो गुंदा रखा जाता है, इसमें क्या होता है, जा और फा में या इन वर्डों में अरबी फारसी में जो शब्द होते हैं उनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अरबी फारसी में ऐसे शब्द लिखे जाते हैं। जैसे अफीम हुआ तो अफीम के नीचे फा के नीचे भी गुंदा रखा जाता है। ऐसे में आगत व्यंजन को ही आगत व्यंजन जो है अरबी फारसी शब्दों में ज़्यादा प्रयोग में आते हैं, गुंदा रख के लिखे जाते हैं। तो आगे देखते हैं अपना क्या है अगला। अगला है हमारा घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर देखते हैं, एक है सघोष और सघोष और घोष। घोषत्व के आधार पर देखते हैं वर्ड घोष और सघोष है और दूसरा है अघोष। तो घोष और सघोष के अंतर्गत देखते हैं स्वर तंत्रिका में कंपन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रिका में कंपन हो उसे घोष या सघोष कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, प्रत्येक वर्ग तीसरा, चौथा और पांचवा तथा सभी स्वर आते हैं। हा आता है और अंता अस्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन भी आते हैं। डा और ढा और जो है हमारा आगत व्यंजन भी आता है। तो ये है जा। ये वर्ड जो है अरबी फारसी में ऐसे वर्डों का प्रयोग होता है। और वही देखते हैं अघोष। अघोष क्या है, स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो। ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय जब हमारे स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो, केवल श्वास का प्रयोग हो, तो उसे हम अघोष कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा और संयुक्त व्यंजन सारे आते हैं हमारे। सा और फा आता है जो आगत व्यंजन है। ये अरबी फारसी में ही प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद देखते हैं प्राणत्व के आधार पर वर्ड देखते हैं। तो प्राण का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है वायु। प्राण का जो अर्थ होता है वो होता है वायु। पहला है हमारा, इसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। कम वायु जिस वर्णों का उच्चारण करते समय हमें कम वायु की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण जो है, महा मतलब अधिक, प्राण मतलब वायु। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें अधिक वायु की आवश्यकता होती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। इसको देखते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत देखते हैं प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ड जैसे पहला, तीसरा, पांचवा और अंता अस्त व्यंजन सभी आते हैं और सभी स्वर आते हैं और ढा आता है। द्विगुण व्यंजन का सिर्फ ढा आता है इसमें और री नहीं आता, री को हटा दिया गया है। और वहाँ महाप्राण के अंतर्गत देखते हैं प्रत्येक वर्ग का सम वर्ड। यहाँ पर विषम वर्ड है, यहाँ पर सम वर्ड सभी आते हैं। इसमें दूसरा और चौथा तथा ऊष्म व्यंजन और द्विगुण व्यंजन का ढा भी इसमें आता है महाप्राण में। उसके बाद देखते हैं हम कंठीय व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से और वर्ड आते हैं। तो वो है कंठीय व्यंजन के हा, आहा और हा, आहा और हा। और उसके बाद है तालव्य व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सा या स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी तालव्य व्यंजन को कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन जो है, मूर्धन्य व्यंजन देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, डा, ढा, रा और सा आता है। दंतीय व्यंजन के अंतर्गत देखते हैं ला, सा और जा आता है। स्वर तंत्रिकीय व्यंजन के अंतर्गत देखते हैं कौन वर्ड आते हैं। तो केवल हमारा हा आता है।
उसके बाद दंत ओष्ठीय व्यंजन कौन से आते हैं, वो कौन सा वर्ड है, तो वो है हमारा सिर्फ वा। दंत ओष्ठीय में सिर्फ वा आता है। दंत मूल वर्ड मतलब दंत मूल या फिर वत्सर्य वर्ड के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो वो है हमारा ना, सा, रा, ला और जा। तो दोस्तों हमारा हिंदी में व्यंजन यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।